Hello students, welcome back to my channel. So now moving on with question number 25 to 27. So ये जो question number 25 है ये लिया गया है चैप्टर मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखने में नहीं लग रहा क्योंकि मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्प्शन चारकोल इसकी बात कर रहा है, तो हमें लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री वो चैप्टर जो जेई मेंस के सिलेबस से आउट है, अभी नहीं है उसके सिलेबस में, लेकिन जे एडवांस में आता है। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में आता है। सो क्या कह रहा है, टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर, हमें मोनोलेयर बनानी है। ठीक है, मतलब कि चारकोल है। सो दिस इज लाइक, ये मान लो आपका चारकोल का सरफेस है। ठीक है, चारकोल पर आप किसको एड्सॉर्ब कराना चाहते हो? यहाँ पर एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो। चारकोल पर आप एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो। सो मान लो ये एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे, इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे। और मोनोलेयर बनानी की एक ही लेयर बननी चाहिए, 2-3 लेयर नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो हम उसमें चारकोल कितना ले रहे हैं? 1 ग्राम। चारकोल का मास कितना ले रहे हैं? 1 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं हमें? एसिटिक एसिड कितना यूज किया हमने? 100 ml ऑफ 0.5 मोलर। मतलब मैं मोल्स निकाल लूँ, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स क्या आ जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम ml में लिया है तो डिवाइड बाई 1000। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेते हैं। मोलैरिटी कितनी दी है उसकी? 0.5 मोलर। और वॉल्यूम कितना दिए? 100। सो 0.05 मोल्स हैं आपके पास एसिटिक एसिड के, जो आप यूज कर रहे हो। लेकिन सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएब्सॉर्ब्ड, कुछ एसिटिक एसिड अनएब्सॉर्ब्ड रह गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज, एसिटिक एसिड एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया। तो जो आपके पास एसिटिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी एसिड और बेस की। सो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप नोट करोगे कि इन दोनों की स्टाइकोमेट्री सेम ही है, 1 है। तो मतलब कि जितने मोल्स NaOH के हैं उतने ही मोल्स कितने CH3COH के। अब NaOH को किस लिए यूज कर रहे हो? NaOH को ये चेक करने के लिए यूज कर रहे हो कि कितने मोल CH3COOH एसिटिक एसिड के अनएड्सॉर्ब्ड रह गए। तो जितने NaOH के मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH, जो कि क्या है? अनएड्सॉर्ब्ड फॉर्म में है। इसके मोल्स कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml में डिवाइडेड बाय 1000। मोलैरिटी कितनी दी है इसकी? 1 मोलर दिया है। वॉल्यूम कितना है? 40। सो आंसर इज 0.04 मोल्स। कितने अनएड्सॉर्ब्ड मोल्स रह गए? 0.04 मोल्स रह गए। कितने मोल्स टोटल आपने ऐड किए थे? आपने ऐड किए थे 0.05 मोल्स। तो एड्सॉर्ब कितने हुए मोल्स? मोल्स मोल्स एड्सॉर्ब्ड मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 0.01 मोल्स जो है वो एड्सॉर्ब्ड हैं। सो अब क्या बोल रहे हैं? इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर इतना सरफेस एरिया चारकोल पर ऑक्यूपाई करता है तो वैल्यू ऑफ पी यहाँ पर एक नंबर सा दे दिया हमें। तो क्या दिया क्वेश्चन में? यहाँ पर देखो क्या दिया, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल कितना है? 1.5 इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर, ग्राम -1। मतलब 1 ग्राम के लिए अगर आप 1 ग्राम चारकोल की बात करते हो तो 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना है? 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। 1 ग्राम चारकोल का सरफेस एरिया कितना है? 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। और हम चारकोल यूज ही कितना कर रहे हैं? 1 ग्राम कर रहे हैं। मतलब कि आप कितना सरफेस एरिया की बात कर रहे हो जिस पर आपको CH3COH का एड्सॉर्प्शन कराना है? 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। मतलब कि कितना हो जाएगा आपके पास? 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया है किसका? चारकोल का। अब ये मान लो चारकोल का एरिया ये 150 मीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर आप एड्सॉर्ब करा रहे हो, क्या एड्सॉर्ब करा रहे हो? एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करा रहे हो। तो मान लो कि एक एसिटिक एसिड कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है? 15 मीटर स्क्वायर। कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है? 15 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको कितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे? आपको कितने मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे? उसके लिए 10 मॉलिक्यूल्स यूज करने होंगे। तो मैं एक यहाँ पर लिख सकती हूँ, टोटल सरफेस एरिया किसका? चारकोल का। किसके इक्वल आएगा? सरफेस एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसा ही होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया चारकोल का कितना है 150 मीटर स्क्वायर। आपको सरफेस एरिया इफ बोला इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कितना ऑक्यूपाई करता है P इंटू 10⁻⁻² -23 सॉरी। एक सर्फ कितना ऑक्यूपाई करता है P इंटू 10⁻⁻23, यही है ना। हाँ, इतना ऑक्यूपाई करता है। आपको क्या पता करना है साथ के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो है ही सही, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हैं जो एड्सॉर्ब हुए 0.01 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na कितना आ जाएगा 0.01 इंटू 6 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू इन्होंने हमें क्या लेने को बोली है, क्वेश्चन में 6 लेने की बोली है, 6.023 या फिर 6.022 लेने की जरूरत नहीं। सो उससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इशू आ जाएगा ना। NAT आंसर है। NAT में जो भी आपको डेटा ये ऐसे गिवन में दिया आपको वही यूज करना होता है। 6.023 लिखा है तो वही यूज करना है, 6 लिखा है तो 6 ही यूज करना है, कुछ और यूज नहीं करना। ठीक है, तो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हैं जितने एड्सॉर्ब हुए 0.01। यहाँ से आ जाएगा आपके पास N0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻21 आ जाएगी N0 की वैल्यू। ठीक है, सो क्या आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 10⁻21। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा 150 इज इक्वल टू P इंटू में 6 इंटू में 10⁻⁻2। 150 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा आपके पास P आ जाएगा। सो सॉल्व करें तो 2 पे गया 25, 2500 is equal to P. So our correct answer is 22500। लग नहीं रहा था कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बट इट इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पता चल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। वेसल 1, तो एक बार के लिए वेसल 1 ड्रॉ कर लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है जब हम ऐसे कंटेनर्स ड्रॉ कर लेते हैं। वेसल 1 है, उसमें आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा, X। आपके पास X नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका कितना ग्राम ऐड किए, W2 ग्राम्स आपने ऐड किए। वाटर कितना यूज कर रहे हो, W1 वाटर आप उसमें क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। आपके पास अनदर वेसल दिया है, वेसल नंबर 2, उसमें कितना है आपके पास, ये सब डेटा दिया है। सो वेसल नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास W2 ग्राम है। किसका W2 ग्राम है, अनदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट Y का है, उसमें भी वाटर का अमाउंट सेम है, W1 ही है। बोथ वेसल सेम टेम्परेचर प्रेशर, बट अच्छी बात है, कैलकुलेशन हेक्टिक नहीं होगी। ठीक है, द मोलर मास ऑफ, क्या बोल दिया, X का मोलर मास क्या है, Y का 80% है, Y का अगर 100 है तो X का कितना है 80 है। द वांटो फैक्टर फॉर X, वांटो फैक्टर X का क्या है 1.2 टाइम्स दिया है आपको Y, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी क्या होता है IKB इंटू में M, सॉल्वेंट वाटर है दोनों केस में। ठीक है, आपको रेशियो बताना है। मान लो ये आप X के लिए कैलकुलेट कर रहे हो और ये आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ये आप Y के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ, मैं इनका रेशियो ले रही हूँ। डेल्टा टी बी X का, डेल्टा टी बी Y किसके इक्वल आएगा, IKB M, ये सब किसका लोगे X का, IKB M ये सब किसका लोगे Y का। क्या बोला है हमें, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये वेसल 1 में होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वेसल 1 में X है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वेसल 2 के लिए, वेसल 2 में कौन है, Y है। सो क्या बोला है हमें, पहले I का देख लेते हैं। वांटो फैक्टर X का 1.2 टाइम्स है एज कंपेयर टू Y, तो ये दोनों 1.2 आ जाएगा। अगर Y वाले का वांटो फैक्टर 1 है तो X का 1.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में 1 आ गया। KB कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि KB किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है। नेक्स्ट हाँ, ये क्या होती है हमारे पास, मोलैलिटी क्या आएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोल्वेंट इन kg। मास ऑफ सोल्वेंट तो दोनों में सेम ही ले रखा है, दोनों अलग अलग केसेस, मास ऑफ सोल्वेंट
W1 ग्राम ऑफ वाटर, W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो मुझे बेसिकली क्या लेना है, मोल्स लेने हैं। मोल्स क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, और दोनों का गिवन मास कितना है, W2 ही गिवन है। तो W2 बाय में इसका मोलर मास 80, बाय में मास सेम है, वाई का भी कितना है, W2, वाई का मोलर मास कितना, 100। मैंने ऐसा लेट क्यों किया, लेट कर लिया हमने, क्यों, क्या बोला है, मोलर मास ऑफ एक्स इज 80% दैट ऑफ वाई। तो अगर मैं वाई का 100 मान लूँ तो एक्स का 80 हो जाएगा। तो बस अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, नथिंग, कुछ भी और वो नहीं है। डेल्टा टी बी एक्स, डेल्टा टी बी वाई क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 80, क्या लिख दोगे इसको डिवाइड बाई ये लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 12 बाय में 8, कितना आ गया, 6 बाय में 4, 3 बाय में 2, 1.5। आंसर 1.5 होना चाहिए, नहीं, इन्होंने परसेंटेज में पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 150%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बायोमोलिक्यूल चैप्टर का है। डीएनए, आरएनए, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में आ गए। डीएनए में आपको पता है डबल स्ट्रैंड होती है, एक साइड अगर आप 5 डैश लिखते हो, दूसरी साइड 3 डैश, तो डीएनए में पेयरिंग हो रखी होती है ना स्ट्रैंड्स की, तो मतलब ऐसे हो जाता है, ये 5 डैश और ये 3 डैश, तो दूसरी पेयर इसके साथ कैसे होगी, इधर 3 डैश वाला एंड होगा और इधर 5 डैश वाला। आपको पता है डीएनए में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और थायमीन कनेक्टेड होते हैं थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन और थायमीन कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मतलब कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ए लिखा है तो ये वाला ए 3 वाले के थायमीन से कनेक्टेड होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पर जी लिखा है मतलब ग्वानिन, तो ये ग्वानिन इसके साइटोसिन के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, तो हर एक एडेनिन, हर एक ए थायमीन के साथ कनेक्टेड होगा, और हर एक ग्वानिन किसके साथ कनेक्टेड होगा, साइटोसिन के साथ कनेक्टेड हो। ये थायमीन एडेनिन के साथ, ये साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ठीक है, और किसी का बॉन्ड नहीं बनता है। तो और एडेनिन और थायमीन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब एडेनिन और थायमीन कैसे कनेक्टेड होता है, थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ग्वानिन एंड साइटोसिन कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोल रहा है, फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ये, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्रेड द, ये जो दो डीएनए एक साथ, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स हैं एक साथ कनेक्टेड, हमें इनको अलग करना है। इनको अलग क्यों करना है, क्योंकि साथ में कनेक्टेड है। साथ में कैसे कनेक्टेड है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके एडेनिन का इसके थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके ग्वानिन का इसके साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अगर आपको एडेनिन और थायमीन के हाइड्रोजन बॉन्ड को, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 1 किलो कैलोरी पर मोल लगता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 1.5 लगता है। एडेनिन और यूरासिल, एडेनिन और यूरासिल का तो बॉन्ड ही नहीं होता, ठीक है। एडेनिन और यूरासिल तो होता ही नहीं है इसमें बॉन्ड। सो अब हमें क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी है। कितने एडेनिन इसमें आपको कितने एडेनिन और थायमीन दिख रहे हैं, मुझे पहले ये बताओ। एक, कितने एडेनिन और थायमीन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। थायमीन कितने दिखे, एडेनिन और थायमीन कितने दिखे आपको, 7 दिख रहे हैं। ये एक स्ट्रैंड में टोटल एडेनिन या थायमीन में से कितने हैं, 7 है। तो ये दूसरी स्ट्रैंड के साथ इन्होंने बॉन्ड बना रखे होंगे। एक एडेनिन दूसरे के साथ, एक एडेनिन इसके थायमीन से कनेक्टेड होगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, 2। और इधर मेरे पास कितने हैं, इधर हमारे पास कितने हैं, 7, तो कितने हो जाएंगे, 14 बॉन्ड्स हैं। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने कितने एनर्जी लग रही है, 1 लग रही है, ठीक है। अगेन बात करते हैं, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ग्वानिन या साइटोसिन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ग्वानिन या साइटोसिन है, और एक ग्वानिन या साइटोसिन ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे होंगे दूसरी स्ट्रैंड के साथ, 3 बना रखे होंगे, और उनको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, 1.5 लग रही है। ये 14 कहाँ से आ गया, 7 है, इंटू में 2 आएगा, 14 प्लस में, सो क्या लिख दोगे, 3/2 लिख दोगे, 3
14 हो गया, इसको क्या लिखा है हमने, 6 6 कहाँ से आया था, 6 इंटू में 3 इंटू में 1.5, ठीक है, 3 3 9 27, so our net answer is 41.